हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेमेडियल टीचिंग पे। आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे अपने लास्ट वीडियो में कि आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी शुरुआत करेंगे, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे, सबसे एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स इस चैप्टर का नेम है। और अब एब्जॉर्प्शन जो होता है आपको मालूम है, जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये क्या है, एक अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगी वाटर और मिनरल्स को तो जो हमारा प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो रुक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इट इज़ अ कंपल्सरी प्रोसेस। ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट रूट्स जो होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल को। अब ये वाटर मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाती हैं, ये स्टेम में पहुँचाती हैं। स्टेम से क्या होता है, स्टेम से जो बाकी पार्ट जुड़े होते हैं आप सभी को मालूम है, लीव्स भी जुड़ी होती है, फ्रूट्स भी होते हैं, वहाँ पर ब्रांचेस भी होती हैं, बर्ड्स भी होती हैं, इन सभी में ये क्या होता है, सप्लाई होती है। तो ये क्या करती है, एक प्रोसेस हमारा चलता है जिसके लिए कि हमारा क्या है कि नीड्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। अब प्लांट की नीड्स जो होती हैं वो क्या आती है, वाटर होती है एंड मिनरल्स होती हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि प्लांट की साइकिल, लाइफ साइकिल के लिए इट इज़ वेरी कंपलसरी। तो अब ये क्या है कि हमारी जो नीड्स हैं वाटर की और मिनरल्स की, तो ये कहाँ कहाँ नीड होती है प्लांट्स में। तो ये है जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में है, ट्रांसपिरेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, और मैकेनिकल स्टिफनेस। ये सबसे पहले हम आएंगे फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर का क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ वाटर होता है। सिंथेसाइज ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, हमारा है क्लोरोफॉर्म, उसमें सिंथेसाइज ऑफ H2O का जो हमारा होता है, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाती हैं। अब वो फूड कहाँ बनता है, हमारी लीव्स में बनता है। और लीव्स की जब फूड बना लेती हैं तो उसकी जो सप्लाई होती है वो और भी जगह का होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है। तो ये क्या है, हो गया हमारा वाटर का क्या हो गया, नीड हो गई किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब हमारा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स बनती हैं और वाटर का लॉस होता है। अब जब वो वाटर का लॉस होगा तो उस लॉस को, जो वाटर का लॉस होगा तो उसको जो कंपेंसेट करेंगे, इट मीन्स कि जब हम वो खालीपन आ गया या कमी आ गई तो उसको लिमिट को क्या करेगी, जो रूट होगी वो फिर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या हो गया, ये नीड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अदर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फूड तो बना लिया लीव्स ने, लेकिन अब उसकी सप्लाई कैसे होगी, सप्लाई हमारी होती है विद द हेल्प ऑफ द वाटर। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, नीड्स ऑफ वाटर मिनरल्स फॉर प्लांट इन ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ है हमारा मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस क्या होती है, जो हमारा प्लांट है, आपने देखा होगा कि जैसे अभी समर वेदर चल रहा है, तो इस समय अगर हम प्लांट में पानी ना दें तो क्या होगा कि आप इजीली उसके ब्रांच को, उसके जो लीव्स है, इजीली आप उसको क्या होगा, वो एक संग से लटक जाती है या आप उसको तोड़ सकते हैं या झुका सकते हैं। क्यों, बिकॉज देयर इज नो वाटर। अब हम उसी में अगर वाटर दे देते हैं उसी प्लांट को, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, इस समर वेदर में देखेंगे आप, तो क्या होगा कि उसमें एक संग से क्या होगा कि जो वाटर की सप्लाई होगी और जो लीव्स हैं, स्टेम है, जिनको हम इजीली ऐसे मूव कर सकते थे, वो उसमें क्या आ जाएगी, एक स्टिफनेस आ जाएगी और एक स्ट्रांगनेस आ जाएगी। तो ये हमारे जो वाटर की नीड्स हैं ये हमारे 4 तरीके से प्लांट्स में होती हैं। चिल्ड्रन, तो अभी हमने देखा कि वाटर की नीड जो थी वो किस लिए होती है। अब इसी तरीके से कुछ साल्ट्स होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं, जो वाटर के साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो अब इन साल्ट्स को हम देखेंगे, कुछ साल्ट होते हैं, कुछ आयंस होते हैं। साल्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो मिनरल्स हैं उन्हीं को में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये साल्ट्स और आयंस। तो मिनरल्स में साल्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो फॉस्फेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, जो मेनली है मैं उन्हीं को बता रही हूँ। और आयंस जो है वो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। अब आपको मालूम है कि वाटर की नीड हमें 3-4 जगह होती है, 4 जगह, क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल में इसको प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से साल्ट होते हैं जो हमारे
वाटर के साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये साल्ट्स हैं, आयंस हैं, इन सभी की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपिरेशन में और स्टिफनेस ऑफ द प्लांट में हमें ज़रूरत पड़ती है। ये देखेंगे अब हम करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब ये किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, इसको हमको देखना है। तो ये इसमें 3 करेक्टरिस्टिक होंगी इसकी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा सरफेस एरिया, दूसरा है हमारा रूट हेयर कंटेन सेल सेप, फिर तीसरा है हमारा रूट हेयर हैज थिन सेल वॉल, फिर नेक्स्ट है हमारा इट्स सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो थिन एंड सेमी परमेएबल। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, आप लोग को जानते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा जिस किसी भी चीज़ का, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ जाएगा। अगर हम छोटी सी चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, छोटी सी चीज़ को पानी में रख देंगे तो कम चीज़ को कम पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरीके से सरफेस एरिया, अगर किसी बड़ी चीज़ को हम रख देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देंगे किसी चीज़ का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। अब इसका जो सरफेस एरिया है रूट का, वो किस तरीके से बढ़ता है, आप सभी को मालूम है। रूट्स जो होती हैं वो एक एक बंचेज में होती हैं, बहुत ज़्यादा बंचेज। आप कभी इस सॉइल को अंदर डक करिए, कि छोटा प्लांट हो उसको डक करिए, मिट्टी को, सॉइल को, और उसमें देखेंगे आप बंचेज ऑफ सॉइल होंगी, बहुत सा गुच्छा टाइप का आपका निकलेगा सॉइल का, उसका रूट का। अब इस रूट में भी क्या होगा, रूट्स में भी काफ़ी ब्रांचेज होती हैं। ये जो है हमारी ब्रांचेज, इनको हम क्या कहते हैं, रूटलेट्स। रूटलेट्स होती हैं ये, और इसी पे हमारे हल्के हल्की क्या होते हैं, ये हल्के हल्की बहुत ही, क्योंकि हम माइन्यूटली होते हैं ये, हम बहुत ही नेकेड आई से दिख जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं रूट हेयर। तो रूटलेट्स जो होती हैं वो इसका रूट का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, उसके बावजूद रूट हेयर उसका सरफेस एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप सभी को मालूम होगा, अगर इन रूट हेयर को हम एक दूसरे से जॉइन करें तो ये काफ़ी लंबी, कई किलोमीटर लेंथ इसको बना। आगे देखते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो रूट हेयर कंटेन सेल सेप। अब ये सेल सेप क्या होता है, जिस तरीके से और प्लांट के सेल होते हैं, जैसे स्टेम में, लीव्स में, ब्रांचेस में, इसी तरीके से हमारी रूट में भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स में क्या होता है, रूट की सेल्स में सेल सेप होता है। बाहर जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को, उसकी कंसंट्रेशन और इस सेल सेप की कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन होता है सेल सेप, और जो हमारा वाटर होता है जो रूट एब्जॉर्ब करती है बाहर से, उसकी लोअर कंसंट्रेशन होती है। आप सभी को मालूम है कि जो लोअर वाला होगा कंसंट्रेशन, वो अंदर जाएगा इससे सेल सेप के, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो रूट हेयर कंटेन सेल सेप। तो सेल सेप क्या होता है, आप सभी को मालूम है, रूट में जो है, रूट में जो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके अंदर सेल सेप होता है जिनका कंसंट्रेशन हाई होता है। नेक्स्ट, रूट हेयर हैज थिन सेल वॉल। जो रूट हेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये रूट हेयर होते हैं, इनमें भी तो सेल होंगे, सभी चीज़ सेल से मिलकर बनी होती है, हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। तो रूट हेयर जो होते हैं वो सेल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। थिन सेल वॉल से क्या होगा, जो थिन सेल वॉल होगी उससे क्या होगा कि ये हमारा जो वाटर की सप्लाई होगी, जो वाटर की सप्लाई को अलाउ करेगी अंदर, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से इट्स सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो थिन। सेल वॉल हो गई, उसके बाद क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी तो होगी। हमने देखा है कि एक सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। जब हमने डिवीजन पढ़ा था, आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो सेल वॉल तो हमने पढ़ लिया कि ये काफ़ी थिन होती है, जिससे क्या होती है, वाटर इजीली अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरीके से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट्स ऑल्सो थिन एंड सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। इसमें ये अलाउ करेगी वाटर को अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स इजीली हो पाए। तो हमने देखा सेल वॉल थिन होती है,
एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन भी थिन होती है, ठीक है, जिससे कि वाटर एब्जॉर्ब इजीली हो जाए बाय द रूट्स। तो सेल मेम्ब्रेन में अभी हमने देखा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये क्यों होती है? इज थिन एंड ओनली बिकॉज इट ओनली अलाउड वाटर, नॉट द सॉल्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल वाटर ही क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ना कि साल्ट। तो दैट इज द वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट, और इट इज द सीक्रेट ऑफ द रूट कि ओनली वाटर कुड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, नॉट द साल्ट्स। तो अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किससे होता है? बाय द रूट्स होता है, और जो रूट्स होती हैं वो ओनली कंडक्ट और एब्जॉर्ब वाटर। और इसके बाद क्या होता है, जो साल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, वो हमारे स्टेम के थ्रू जाते हैं या और भी जगह पे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसमें 5 फिनोमिना मेन होती हैं, जो कि पहली की है हमारा इम्बाइबिशन, दूसरा डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी को हम प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं। तो अब इनके बारे में शॉर्ट में मैं ऐसे ही बताती हूँ अभी, फिर इसके बाद डेफिनेशन पे भी ध्यान देंगे हम लोग। तो 5 मेन फिनोमिना ही है इम्बाइबिशन की। इम्बाइबिशन क्या है? इसमें इम्बाइबिशन में क्या होता है कि इट इज़ ए फिनोमिना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय द सरफेस अट्रैक्शन। तो ये मैं अभी आपको बाद में लिख पाऊंगी डेफिनेशन, पहले आप समझ लीजिए। तो इम्बाइबिशन क्या है? इट इज़ ए फिनोमिना बाय विच द प्लांट सेल एब्जॉर्ब, लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब द वाटर बाय द सरफेस अट्रैक्शन, और इट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ सेल। हाइड्रोफिलिक नेचर, इट मीन्स कि हाइड्रोफिलिक मीन्स जैसे भी रेनी सीजन होता है तो हम जब क्या करते हैं कि किसी पानी पड़ता है किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ से मतलब प्लांट पे या वुडन डोर पे या किसी भी वुडन चीज़ पे जब पानी पड़ता है तो उसके जो सेल होते हैं उस वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा रेनी सीजन में कभी कभी डोर जो होते हैं वो बंद करने में परेशानी होती है, या जो मॉइस्चर हो जाता है जब एटमॉस्फेयर में, उस समय भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक नेचर। किस में होता है? इम्बाइबिशन में। सरफेस अट्रैक्शन बाय द सरफेस अट्रैक्शन किसका? सेल का। तो सरफेस पे जिस टाइप का वाटर, जिस टाइप की कंडीशन होगी और वाटर को वो उसी तरीके से क्या करता है, एब्जॉर्ब बहुत तेज़ी से करता है। इसी तरीके से डिफ्यूज़न होता है। सेकेंड वन द डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि डिफ्यूज़न इज़ अ फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं जो वो क्या करते हैं कि फ्री मीन्स कि उनको खुला छोड़ दो, इधर से उधर आ जा सकते हैं डिफ्यूज़न में, of the liquid from the region of higher concentration to हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ पर? लोअर कंसेंट्रेशन पे। तो इसका जो एग्जाम्पल एक होता है वो होता है कि हम जैसे किसी वाटर, एक बीकर में पानी ले लें, उस पानी में एक क्या करें, हम इंक की ड्रॉप को डाल दें। हम एक बीकर में थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें ओनली 1 ड्रॉप ऑफ इंक को हम वहाँ पे पुट करें। उससे क्या होगा, जैसे हम इनको ड्रॉप को डालेंगे उस वाटर में, बीकर में जो पानी भरा हुआ उसमें डालेंगे, उससे क्या होगा कि वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक साथ से बिखर जाएंगे, और जो सारा हमारा पानी का कलर क्या होता है? कलरलेस। तो ये कलरलेस पानी कैसा दिखने लगेगा? ब्लू कलर का दिखने लगेगा। तो इट मीन्स कि, और कब तक होगा ये? जो मॉलिक्यूल बिखरने शुरू हो जाएंगे तब तक कि जब तक कि एक सी स्थिति नहीं हो जाती। इट मीन्स कि जो कलरलेस वाटर है वो इट बिकम ब्लू। तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन। इसी तरीके से ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द
डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका जो हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे। इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में कि किसका डिफ्यूजन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अक्रॉस द ऑस्मोसिस में एक कंडीशन है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शुड बी देयर, और जो इनका मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का कहाँ से होगा कि सेमी परमेबल के थ्रू होगा और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा ऑस्मोसिस में। बट कंडीशन इज दैट कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शुड बी देयर। डिफ्यूजन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं सॉल्यूशन और जो भी आपका सब्सटेंस डाला जाएगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन सभी की एक एक दो दो नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती हैं, विद एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, या इनको एक वन लाइन में एग्जामिनर लिख देगा और इससे पूछेगा कि इस तरीके के जो एक्शन है या इस तरीके के जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये आपको करना है। तो अब हम इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इम्बाइबेशन है, क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए फिनोमिना बाय विच द लिविंग और डेड सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। और सरफेस अट्रैक्शन में सरफेस से जो एब्जॉर्ब कर ले वाटर को। तो एग्जाम्पल है ड्राई सीड्स। ड्राई सीड में हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है कि वो फूल जाते हैं और क्या जर्मिनेट कर जाते हैं। वुडन डोर्स मैंने बताया आपको, उस पर आप वाटर डालिए, लगातार वाटर डालिए, या ऐसे रेनी सीजन में उसके ऊपर पानी पड़ता है, अचानक से पड़ जाता है, तो वो क्या करेगी, वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? बिकॉज दीज आर मेड बाय द सेलुलोज और प्रोटीन्स। आपको मालूम है सीड्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वुडन डोर्स क्या होते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ सेलुलोज से बने होते हैं, इसलिए वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इट इज़ कॉल्ड द दिस नेचर made by the cellulose of the protein, and the these cells are called the hydrophilic cells. Hydrophilic means water affinity, और water को क्या करते हैं ये absorb करने की, या affinity means attraction towards the water। तो ये हमारा इम्बाइबेशन हो गया। अब हम डिफ्यूजन की तरफ चलते हैं। डिफ्यूजन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, याद रखिए इसको, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट आई थिंक ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। कंसंट्रेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डॉट लगा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। movement of molecule of a substance from higher concentration to lower concentration when, but the condition क्या होगी, when two substance are in a direct contact। मैंने बताया था ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन should be there, but in the there is no need of any kind of मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, सब्सटेंस इन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी डिफ्यूज़न होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल होंगे, जिस भी सब्सटेंस को जिस सॉल्यूशन के अंदर हम डाल रहे हैं, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जब तक कि उसको एक से मॉलिक्यूल इधर उधर बिखर के इक्वलिटी नहीं मिल जाती है। इट इज़ कॉल्ड। तो चिल्ड्रन अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ओके, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। सॉल्वेंट हो कोई भी या वाटर हो, मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें कंडीशन है सेमी परमेबल, सेमी मीन्स हाफ, परमेबल कंडीशन यही है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ओके, अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक इनवर्ट होता है और एक आउटवर्ट होता है। इनवर्ट को हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, आउटवर्ट को हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो इनवर्ट मीन्स कि जिस जब मूवमेंट किसका, सॉल्वेंट का या वाटर का, कहाँ से कहाँ होगा, कंडीशन है लोअर से हायर की तरफ। अगर मेम्ब्रेन में किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को में हम इसमें शुगर सॉल्यूशन रख दिया हमने, शुगर सॉल्यूशन, और इसको हमने क्या किया, वाटर में
टाइट बांध दिया इसको। ये शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर, और ये क्या है, मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, सेमी परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये। और क्या है ये, इट इज वाटर और इट इज शुगर सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, अब बताइए, कंडीशन ये है। तो ऑस्मोसिस किस तरफ होगा, हमने पढ़ा है अभी, ऑस्मोसिस होता है लोअर से हायर की तरफ। अब लोअर कंसंट्रेशन का हमारा वाटर है, हायर कंसंट्रेशन के हमारा शुगर सॉल्यूशन है। अब हमारा जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो इट इज कॉल्ड द एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। व्हेन, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल inward of water molecule when move inward the higher concentration solution, it is called the end osmosis। इसी तरीके से आउटवर्ड में क्या होगा, इसी तरीके से लाइक दिस, कि हमने इसमें अब क्या कर लिया, ये बीकर ले लिए, बीकर में अब हम वाटर नहीं भरेंगे, अब क्या भरा हमने, ये भरा हमने शुगर सॉल्यूशन। ओके, ये शुगर का सॉल्यूशन भर लिया। और एक हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई भी सब्सटेंस ले लिया। ये मैंने एक यहाँ पे सपोज बॉल ली हुई है, जो कि किससे बनी हुई है, सेमी परमेबल, जो क्या है, सेमी परमेबल है। जैसे सेलोफेन ले लीजिए, सेलोफेन होता है आपका, उसमें हमने क्या भर दिया है, ये है हमारा वाटर, ये वाटर है। अब बताइए, वाटर का कंसंट्रेशन हायर है शुगर सॉल्यूशन से कि कम है। आप सभी को मालूम है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा कैसा है, वाटर डाइल्यूट होता है, और जो ये शुगर सॉल्यूशन है ये हमारा होता है, क्या होता है हमारा, हायर कंसंट्रेशन का। तो अब क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ से आएंगे, अब ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे बाहर आएंगे। क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हमारे, ये है हमारा वाटर, और ये क्या करेगा, ये इस मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में बाहर आएगा। इसी को हम कहते हैं आउटवर्ड, और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और एक्स ऑस्मोसिस। अब इसका जो रिजल्ट होगा एंड ऑस्मोसिस का, इसमें क्या होगा, इट स्वेल्स अप द सेल। इसमें जब ये एंड ऑस्मोसिस होगा तो वाटर क्या होगा, अंदर भर जाएगा। किसके अंदर, जो भी, जैसे कि हम किसी रेजिन है, रेजिन को हम पानी में डुबो के रख देते तो वो कुछ टाइम के बाद वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड। तो इट स्वेल अप एग्जाम्पल है, इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस का, स्वेल अप द सेल। और इसी तरीके से एक्स ऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ सेल, श्रिंकेज ऑफ सेल। तो अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमने ऑस्मोसिस देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे। इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी exerted to prevent osmotic entry when the two regions are separated by semi-permeable membrane। क्या मतलब हुआ इसका, कि हम जब कोई प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, कब, जब रोकने के लिए किसी ऑस्मोटिक प्रोसेस को या ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए ऊपर से हम प्रेशर लगाएं कि जो मूवमेंट है वाटर का कहाँ से कहाँ नहीं हो, लोअर से हायर की तरफ नहीं जाए, तो हमारा क्या होगा, व्हेन द टू रीजन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो प्रेशर लगता है उसके ऊपर इस ऑस्मोटिक एंट्री को रोकने के लिए, इट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक
प्रेशर। ओके, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। हमने एक बीकर ले लिया है और इस बीकर में हमने क्या भर लिया है, ये हमने भर लिया है वाटर। ओके, और इसमें हमने एक फनल तैयार करी है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की है। ये इन्वर्टेड फनल है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एज एग्जाम्पल है सेलोफिन, सेलोफिन ले लीजिए, सेलोफिन। ओके, और इसमें हमने भर दिया है, ये भर दिया हमने, यहाँ तक भर दिया हमने, ये है शुगर सॉल्यूशन। ओके, अब एक हम पिस्टन ले रहे हैं, ये पिस्टन है और इसको हम प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पर, इस पे प्रेशर लगाएंगे। ये है पिस्टन और पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन से हम प्रेशर दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों दे रहे हैं प्रेशर? टू स्टॉप, प्रेशर क्यों देंगे? प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो जो प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए लगाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने यहाँ पे लगाया, इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद कि हमारा जो ये लेवल है, ये इनिशियल लेवल था, ये हमारा लेवल एज इट इज़ रहेगा। इट मीन्स कि अगर हमें ऑस्मोसिस रोकना है तो वी कैन अप्लाई द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब इसी के आगे हम देखते हैं टोनिसिटी। एक टर्म है आपके लेसन में। तो व्हाट इज टोनिसिटी? टोनिसिटी इट इज़ द टर्म दैट डिफाइन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू मीडियम। टू मीडियम कौन से होंगे? एक तो बाहर है, जो सेल के बाहर है वो मीडियम है, और एक सेल के अंदर जो भी उसका सॉल्यूशन भरा हुआ है। किस टाइप का है? कंसंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा है, बाहर के सॉल्यूशन में ज़्यादा है या अंदर के सॉल्यूशन में ज़्यादा है? ओके, इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसमें भी तीन टर्म होते हैं। एक पहला है हाइपोटोनिक। व्हाट इज हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक व्हेन आउटसाइड कंसंट्रेशन इज लेस, इट लीड्स टू एंड ऑस्मोसिस। आउटसाइड कंसंट्रेशन इज लेस, जबकि हमारे पास क्या है, हमारे जो सेल है उसमें जो कंसंट्रेशन है, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बाहर के जो कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है उसके कंपैरिजन अंदर वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन कम है। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या होगा, उसके अंदर की तरफ इन्वर्स हाइपोटोनिक। व्हेन आउटसाइड कंसंट्रेशन इज लेस, इट लीड्स टू एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस मीन्स कि वाटर जो है उसके सेल के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर की कम है और अंदर जो सेल के अंदर से जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसका एग्जाम्पल होगा जब हम रेजिन को वाटर में डिप करते हैं, 2 और 3 आवर्स के लिए भी डिप करेंगे, तो क्या देखेंगे हम, जो रेजिन है वो क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। क्यों? बिकॉज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, because the hypotonicity और outside concentration is क्या है, is less, और एंड ऑस्मोसिस इसमें होगा। अब वाटर के जो मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, आप उससे याद रखिए कि हाइपोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस, वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, इनवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरीके से हमारा है हाइपरटोनिक व्हेन आउटसाइड कंसंट्रेशन इज हायर। जब आउटसाइड, बाहर हमने, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप, जैसे कि हमने एक लीफ है, एक्वाटिक प्लांट की लीफ है, और हमने उसको किस में रख दिया, एक साल्ट सॉल्यूशन के
वाटर में डाल दिया तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जो उसकी जो टर्जिडिटी है या जो भी उसकी टफनेस है वो बिल्कुल लूज हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आउटसाइड कंसंट्रेशन जो है वो हायर है इन कंपेरिजन